नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। वो फैक्टर्स जो बता रहे हैं कि यूपी में मोदी ने 80 की 80 सीटें जीतने का दावा आखिर क्यों किया है, आज उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। भोजपुरी में पीएम मोदी ने जो कहा वो इंडी गठबंधन को कैसे भारी पड़ेगा। मोदी योगी की जोड़ी जब आधी रात उतर गई सड़क पर काम करने तो क्या हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा 24 घंटे में काशी में मोदी का वो काम जो 400 प्लस ले जाएगा, आज उसकी भी बात होगी। आम आदमी पार्टी अचानक केजरीवाल की गिरफ्तारी का ढोल क्यों पीट रही है। दिल्ली के एलजी ने कौन सी रिपोर्ट मांगी जो केजरीवाल को परेशान कर देगी, आज इसका चैप्टर भी है। फिर बात होगी बंगाल की, जहां फिर बवाल हुआ है। संदेश खाली में महिलाओं ने आज गजब ही कर दिया। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख क्या बांग्लादेश भाग गया है। शाहजहां शेख का वो कच्चा चिट्ठा जो बताएगा कि पुलिस उसे क्यों पकड़ नहीं पाई है लगभग 50 दिन के बाद भी। और आखिर में आपको दिखाऊंगा भारत का वो राजा जिसके पास 100 साल पहले अपना प्लेन था। गले में 166 करोड़ की माला पहनने वाले रईस राजा की अनसुनी कहानी। और आखिर में फैक्टर, समंदर का आधा पानी पीला और आधा नीला क्यों दिखता है, उसका फैक्ट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। टकराव में एसएचओ घायल हो गए। किसान खनौरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोका और टकराव शुरू हुआ। किसान आंदोलन के दौरान एक लड़के की मौत के खिलाफ आज किसान संगठनों ने ब्लैक डे मनाया और जगह जगह प्रदर्शन किया। संदेश खाली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 1, 2 और 6 मार्च को अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। 1 मार्च को पीएम मोदी हुगली के आराम बाग में जनसभा करने वाले हैं। उसी दिन पश्चिमी मेदिनीपुर भी जाएंगे। उसके बाद 2 मार्च को पीएम मोदी नादिया जिले के कृष्णानगर में बैठक करेंगे, जबकि 6 मार्च को बारासात में पीएम का दौरा होगा। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट पर हजारों प्रतियोगी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। ये छात्र आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। छात्रों ने पेपर लीक के विरोध में 200 से ज्यादा लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बंद करा दिए। बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। भीड़ ने न सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ दी बल्कि कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस तो मौजूद थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए शांत रहना पड़ा। भगदड़ में कई महिलाएं घायल हुई हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन की संसद में कश्मीरी महिला पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, क्योंकि मैं आजाद हूं, अपने देश भारत में, अपने घर कश्मीर में सुरक्षित हूं, मुझे कभी अपने देश से भागना नहीं पड़ेगा। याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में पीओके पर भारत के अधिकार की भी जमकर वकालत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईडी को गोपनीय जानकारी को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की थी, मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा और प्रेस को स्वतंत्रता के लिए बधाई दी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, वो फैक्टर जो बता रहे हैं कि यूपी में खड़े होकर मोदी ने सारी 80 की 80 सीटें यूपी की जीतने का दावा क्यों किया। भोजपुरी में पीएम मोदी ने जो कहा वो इंडी गठबंधन को भारी पड़ेगा क्या। मोदी योगी की जोड़ी जब आधी रात सड़क पर उतर गई काम करने तो क्या हुआ। 24 घंटे में काशी में मोदी का वो काम जो 400 प्लस के पार ले जाएगा क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने आज वाराणसी में जो माहौल सेट किया बॉस, उससे इंडी गठबंधन जरूर परेशान हो गया हो। 2 दिन पहले ही सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था और जैसे तैसे सीटों का बंटवारा हुआ।
सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात तो दे ही दी, साथ ही क्लियर मैसेज दे दिया वहां से कि बॉस इस बार बीजेपी यूपी की 80 सीटें जीतने वाली है। यानी यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं। हालांकि 80 की 80 सीटें 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने नहीं जीती थी, लेकिन इस बार वो दावा कर रहे हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटें वो जीत जाएंगे। ये दावा वो किस बिना पर कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं, वो आगे बताऊंगा। पहले एक बार पीएम मोदी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बीजेपी 80 सीटें जीत सकती है। यह दावा खोखला नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं वो फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला फैक्टर, राम लहर और मोदी लहर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर खुल गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश में अलग ही माहौल है। जनता एक सुर में कह रही है कि जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी में वहां पर पूजा शुरू हो गई। उसके अलावा मोदी की लहर तो है ही है। दूसरा फैक्टर, मोदी योगी की जोड़ी, पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का इंपैक्ट पिछले 3 चुनाव में, जिसमें 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव दिख रहा है, उसमें दिख चुका है। और ये तीनों ही चुनाव बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से। पीएम मोदी का लाभार्थी समीकरण और सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को पब्लिक जमकर पसंद कर रही है। तीसरा फैक्टर, पिछली बार का सपा बसपा गठबंधन नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस का यूपी में तो कुछ जनाधार ही नहीं है, खत्म मामला है बॉस। मैंने आपको दिखाया कि वो लोग विधानसभा में 399 सीट पे लड़े और 2 जीत पाए थे। ये इनका स्ट्राइक रेट है। लोकसभा में तो खत्म मामला था, रायबरेली की 1 सीट जीत पाए थे। तो उस कांग्रेस से गठबंधन किया है, उस मायावती को छोड़कर जिनका वहां जनाधार बताया जाता है। उधर मायावती की पार्टी बीएसपी किसी गठबंधन में ही नहीं है। हालांकि 2019 में अखिलेश और मायावती 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई बहुत अद्भुत कमाल तो तब भी नहीं किया था। चौथा फैक्टर, कांग्रेस और सपा का गठबंधन पहले भी फेल हो चुका है। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश साथ आए थे, यूपी के लड़कों का नारा दिया था, और 2017 में राहुल अखिलेश की जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। पांचवां फैक्टर, बीएसपी कमजोर हो गई है, आरएलडी एनडीए के खेमे में आ गई है। बहुजन समाज पार्टी अब पहले जैसी ताकतवर पार्टी नहीं दिखती। 2014 के बाद से ही बीएसपी का प्रदर्शन लगातार नीचे गया है। 2014 से अब तक हुए 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हालत खराब होती चली गई है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां माहौल सेट दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं 80 सीटें जीतने को लेकर, 80 ना भी हो तो 70+ का मामला दिख रहा है। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी बताऊं कि यूपी में अभी क्या माहौल है, ये फैक्टर्स कितने नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। इस पर आज हमने अपने नए शो देश का मूड मीटर में सर्वे भी किया था, जिसमें हम क्यूआर कोड से लाइव वोटिंग कराते हैं। और देश का मूड मीटर के सर्वे में मोदी को 70 से ज्यादा सीटें यूपी में मिलेंगी। ये लोगों ने भर भर के वोट किया। सर्वे में यूपी में मोदी के सामने इंडी गठबंधन का असर नहीं है। यह सर्वे में लोगों ने आज वोट किया टाइम्स नाउ भारत पर। सर्वे में राहुल अखिलेश के साथ आने का बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा, यह भी लोगों ने सर्वे में कहा।
तो ये बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी वहां ग्राउंड पे खड़े होकर कह रहे हैं, वही सर्वे में लोग वोट करके बता रहे हैं देश का मूड मीटर शो में। हमने सर्वे में लोगों से पूछा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का पीएम मोदी पर क्या असर पड़ेगा यूपी के अंदर। करीब 66% लोगों ने कहा कि सीटें और बढ़ जाएंगी नरेंद्र मोदी की। 29% ने कहा कि कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है। मात्र 5% लोग थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटें यूपी में घटेंगी क्योंकि अखिलेश और राहुल साथ आ गए। हमने पब्लिक से यह भी पूछा कि इंडी गठबंधन के बावजूद यूपी में पीएम मोदी कितनी सीटें जीतेंगे। 88.3% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी 70+ सीटें जीतेंगे 80 में से, यानी 70 से ज्यादा। 9.5% लोगों ने कहा कि 60 से ज्यादा सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे यूपी की 80 में से। मात्र 2.3% लोग थे या 2.2% जिन्होंने कहा कि 50 से कम सीटें नरेंद्र मोदी की हो जाएंगी इस बार यूपी में। यानी नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वही हमारे सर्वे में भी दिख रहा है। और ये कोई सर्वे ऐसा नहीं है कि कोई गया घूमने और ढूंढ के लोगों से बात करके सर्वे कर रहा है। देश का मूड मीटर में लाइव सर्वे होता है, क्यूआर कोड के जरिए देश भर के लोग वोट करते हैं। उधर पीएम मोदी ने जो कहा उसका मतलब तो यही निकलता है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। सपा और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा होने के बाद अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसके बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा। लेकिन यूपी में राहुल और अखिलेश माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस जोड़ी पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में आज कहा कि हर चुनाव में ये लोग साथ आते हैं, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहता है। एक बार पीएम मोदी ने भोजपुरी में क्या कहा है वो भी देखिए। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भोजपुरी में भी कह रहे हैं कि पूरे यूपी को पता है कि माल वही पुराना है, पैकिंग नहीं करके लाए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि इन लोगों को, यानी अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, इनको इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की जोड़ी का नीलबटे सन्नाटा हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी पारंपरिक और मजबूत सीटों पर जीत रही थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर भी हार का खतरा दिख रहा है। जैसे रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी नहीं लड़ रही, जिससे रायबरेली की सीट खतरे में बताई जा रही है। अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार हार चुके हैं। 2019 के बाद से राहुल गांधी ने अमेठी में खास मेहनत भी नहीं की है, जबकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर तक बनवा लिया कि मैं तो यहीं रहूंगी। मैनपुरी सीट से इस बार डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। यह सीट मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट थी। मुलायम सिंह के नहीं रहने से यह सीट निकालना सपा के लिए मुश्किल हो सकता है। डिंपल यादव 2019 की सपा की एक और पारंपरिक सीट कन्नौज से ऑलरेडी हार चुकी है। आजमगढ़ सीट सपा की पारंपरिक सीट है। 2019 में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट भी जीत ली थी, जिसके बाद सपा का यहां से जीतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ रही है। 2019 में आजम खान यहां से जीते थे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सपा से छीन ली। आजम खान जेल में है और इस वजह से सपा का यहां से भी जीतना मुश्किल लग रहा है। संभल सीट देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के लिए अब यह भी सेफ नहीं बताई जा रही, क्योंकि यहां से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सेहत ठीक नहीं है और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से जीत चुकी है। गाजीपुर सीट से अखिलेश ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया था। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर हुए एक्शन और अतीक केस के बाद पूरे यूपी में एंटी माफिया माहौल दिख रहा है, जिसकी वजह से सपा की ये सेफ सीट भी खतरे में दिख रही है। तो नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे हैं उसका कोई मतलब, अगर आप जमीन पर देखिएगा एनालिसिस करके,
कि ऐसे ही कह दिए हैं कि कुछ आधार है, तो आधार दिखता है, होगा क्या ये तो वक्त तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस पर जमकर सियासी वार की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके शराब वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कहा था कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काशी गए थे तो वहां युवाओं को शराब के नशे में झूमते देखा। राहुल गांधी ने कह दिया कि यूपी का भविष्य शराब के नशे में सड़क पर नाच रहा है। इस पर पीएम मोदी ने आज कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे हैं। आपको सुनाते हैं राहुल ने क्या कहा था और आज पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया है। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राम मंदिर और रामलला से नफरत करने का भी आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को काशी और अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी से इंडी गठबंधन को जवाब देने के साथ साथ कई और काम भी किए। ऐसा नहीं है कि खाली वो इंडी गठबंधन को एक्सपोज किए इसलिए वोट मिल जाएगा। आप देखिए, पीएम मोदी का वाराणसी से जो गहरा जुड़ाव है। पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो यहां के लोगों के बीच जाकर घुल मिल जाते हैं। पीएम मोदी अचानक अपने प्रोग्राम को चेंज करके लोगों को चौंका भी देते हैं। इस बार भी जब पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे तो रात में, आप देखिए देर रात है, अंधेरा हो गया, लोग सोने चले गए। कुछ लोग जगे थे कि भाई शायद सुनने में आ रहा पीएम मोदी गुजरेंगे। वहां नरेंद्र मोदी रात में उतर गए भाई, निरीक्षण करने की काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए, रात में योगी मोदी की जोड़ी आधी रात में उतर के सड़क पर काम कर रही है, देख रही है कि काम ठीक से हुआ है नहीं हुआ, डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं हुआ। क्यों? ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दिन में जाएंगे, रूट लगेगा वगैरह वगैरह होगा तो लोग परेशान होंगे। तो आधी रात को जाके, और दिन भर इनका नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोग्राम था। आधी रात में फिर वहां काशी पहुंचे रात के समय, और आधी रात में योगी जी के साथ निकले कि चलो दिखाइए जरा क्या क्या काम हुआ है। लोग वहां मौजूद थे, वो दंग रह गए। जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। देखिए, सुनिए एक बार जरा वीडियो दिखाई, सुनाइए क्या बोल रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने शिवपुर फुलबरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस रोड का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस सड़क से शहर के दक्षिणी हिस्से के आसपास रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री हैं बॉस। सड़क पर उतरकर सड़क कैसी बनी है देखने का काम उनका कोई ऐसा
नियम नहीं कि भाई उनको जाना ही जाना था, पूछ लेते हाँ कि ठीक बन गया है, देखा होगा, अच्छा ठीक, ओके। लेकिन चूंकि वो वहां के सांसद भी हैं, तो अपना पीएम पद कहां है वो छोड़कर सांसद की तरह उतर गए जमीन पर, देखने के लिए कि लोगों के लिए ठीक से सड़क बनी है कि नहीं। अब बॉस, ये बात जब पब्लिक देखती है तो वो कनेक्ट ना महसूस करती है। आप 10,000 गाली नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, लेकिन ये काम कर रहे हैं दूसरे लोग। काशी में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो भी किया। खुली गाड़ी में दोनों नेता जब शहर की सड़कों से निकले तो हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लगातार जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। यही है राम लहर और मोदी लहर का असर। लोगों को इसी उत्साह की वजह से पीएम मोदी ने यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का भरोसा दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। बनास डेयरी प्लांट अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने दिसंबर 2021 में किया था और आज उसका उद्घाटन भी कर दिया। इस प्लांट के बनने से पूरे पूर्वांचल के लाखों लोगों को फायदा होगा। पूर्वांचल के किसानों और गोपालकों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो वो जो कहते हैं कि मोदी है, मोदी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी अपने ही कार्यकाल में जो चीज जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, वो एक और चीज। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा पूर्वांचल में, इससे कहा जा रहा है। बनास डेयरी प्लांट से कैसे पूर्वांचल का विकास होगा आपको बताता हूं विस्तार से। बनास डेयरी अमूल का सबसे बड़ा प्लांट है। यह प्लांट 622 करोड़ की लागत से बना है। 30 एकड़ के एरिया में प्लांट फैला है। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वांचल के 1346 गांवों में रोजगार पहुंचेगा। डेली 8 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की क्षमता है इसकी। दूध के साथ दूसरे मिल्क प्रोडक्ट भी बनेंगे। वाराणसी का मशहूर लौंग लता और लाल पेड़ा भी यहां पर बनेगा। पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट के फायदे गिनाते हुए कहा कि यह प्लांट मोदी की गारंटी पूरा होने का उदाहरण है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है। पीएम मोदी वाराणसी में संत रविदास के 647वीं जयंती समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही संत रविदास के नाम से एक संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास बार बार उनको अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। संत रविदास को रैदाय समुदाय के लोग अपना भगवान मानते हैं। पंजाब और हरियाणा के दलित सिख भी संत रविदास को भगवान की तरह पूजते हैं। संत रविदास मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवियों में शामिल हैं। संत रविदास के कई दोहों को सिख गुरुओं ने अपनी ग्रंथों में भी जगह दी। पीएम मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा का भी जायजा लिया। मतलब काम पे काम किए जा रहे हैं। वाराणसी में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है। यह देश का पहला रोपवे नेटवर्क है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। रोपवे की कुल लंबाई करीब 4 किलोमीटर होगी और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गदौलिया में 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने रोपवे के निरीक्षण के दौरान वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा लगाकर रोपवे की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान काशी में चारों तरफ विकास का डमरू बज रहा है। सुनिए एक बार। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय
महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहु और विकास का डमरू बजा है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आप खुद सोचिए, लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की भाषा में कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आराम कर नहीं रहे। दिन भर दूसरी जगह काम किया, रात में सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, सुबह रोड शो किया, उसके बाद काम में लग गए। बॉस ऐसा आदमी काम करेगा, पब्लिक देख नहीं रही है सड़क पर उतरकर कि क्या हो रहा है। और काशी में क्या नहीं कर दिया बॉस। मैं तो कई बार सोचता हूं कि किस प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में इतना काम किया। अच्छा आप देखिए, यूपी में ही सोनिया गांधी रायबरेली, राहुल गांधी अमेठी और गांधी परिवार की ये सीटें रही, और ये लोग प्रधानमंत्री रहे ना रहे, लेकिन प्रधानमंत्री से कम तो नहीं थे। सोनिया गांधी जो चाहती थी वही होता था, राहुल गांधी जो चाहते थे वही होता था। लेकिन आप रायबरेली और अमेठी का विकास देख लीजिए और पिछले 9 साल में जो काशी का विकास हुआ आप कंपेयर कर लीजिए। यूपी को लेकर पीएम मोदी तो पूरे कॉन्फिडेंस में, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं जगा पा रहे, क्योंकि अभी तक तो इनकी गठबंधन की गाड़ी ही पटरी पर नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खींच तीर के गाड़ी पटरी पर लाए। इसके बाद यह तय हो गया कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। 25 फरवरी को अखिलेश यादव आगरा में राहुल की यात्रा में नजर आ जाएंगे। हालांकि 25 फरवरी को ही यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन है, यानी यूपी की पूरी दौड़ तो राहुल गांधी ने अकेले लगा ही ली। अब आखिरी दिन अखिलेश यादव जाके क्या ही कमाल कर देंगे। और सुनिए, यूपी में राहुल गांधी को किस्मत का साथ भी नहीं मिल रहा। उनकी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा भी यूपी के दौरान पूरी यात्रा में नजर नहीं आई, जबकि प्रियंका वाड्रा को पिछली बार के चुनाव में यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। उनके चेहरे को सबसे आगे किया गया था। ऐसे में प्रियंका की फेस वैल्यू जो थोड़ा बहुत भी है, उसका फायदा राहुल गांधी को मिलना चाहिए था, वो अभी तक मिला ही नहीं। प्रियंका वाड्रा कहां है किसी को पता ही नहीं। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रियंका वाड्रा को चंदौली से ही इस यात्रा में शामिल हो जाना था, लेकिन किस्मत ने शायद उनका साथ नहीं दिया। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हुई। यूपी में राहुल गांधी कांग्रेस का जनाधार खोज रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के सामने चुनाव से पहले पुनर्वाह बचाने की चुनौती है। कोई पद छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ने पर अड़ा है, जिस वजह से अखिलेश यादव को यूपी में दौड़ लगानी पड़ रही है। आज अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे। अक्षय यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अखिलेश का यह पहला दौरा था, लेकिन वो यहां अक्षय यादव की कैंपेनिंग के लिए नहीं, बल्कि रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई के घर गए, जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ दी थी। मान मुनव्वल हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा पार्टी ज्वाइन करवाई गई। इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी नेता मुकेश जाटव के घर गए। फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंचल के बेटे की शादी में शामिल हुए। यानी पार्टी को समेटने की जितनी कोशिश हो सकती है, अखिलेश यादव प्रयास करते दिख रहे हैं। उधर कांग्रेस को लेकर ऐसा दावा है कि 17 में से 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए, लेकिन संसदीय बोर्ड की अनुमति के बाद सूची जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी से दोबारा अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, जो पिछले बार हार चुके हैं। सहारनपुर से 2019 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाले इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाने की तैयारी चल रही है। बीएसपी के निष्कासित सांसद दानिश अली को कांग्रेस अमरोहा से टिकट दे सकती है। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया उतर सकते हैं। झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से पार्टी प्रवक्ता डॉली शर्मा को टिकट मिल सकता है। यूपी की महराजगंज सीट से वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, कानपुर नगर से आलोक मिश्रा या अजय कपूर के नाम की चर्चा है। मथुरा से पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर हैं। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह या अजय लल्लू को टिकट मिल सकता है। यूपी की बांसगांव सीट से कमल किशोर, बुलंदशहर से बंसी सिंह और प्रयागराज से अनुग्रह नारायण सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है।
लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको हमारे नए शो देश के मूड मीटर का एक और सर्वे बता देता हूं, दिखा देता हूं कि माहौल क्या चल रहा है देश में 2024 के चुनाव को लेकर। हमने लोगों से पूछा था कि अगर आज चुनाव हुए तो पीएम मोदी कितनी सीटें जीतेंगे। सर्वे में आधे से ज्यादा लोगों ने माना कि मोदी को 400 प्लस सीटें आएंगी। करीब 38-39% लोगों ने माना कि 350 प्लस सीटें तो कहीं नहीं गई हैं। मात्र 1% लोगों ने कहा कि मोदी 272 से कम पर रह जाएंगे। ये आप नतीजे देखिए, 53% लोग कह रहे हैं, हजारों लोगों ने वोट किया, उसमें से 53% लोग कह रहे हैं कि 400 प्लस सीटें तो मोदी की आएंगे ही आएंगी, और 350 प्लस कहने वाले 39%। तो अगर सी और डी ऑप्शन को मिला दीजिए तो करीब करीब आप देखिए कि 80 और 90% से ऊपर लोग कह रहे हैं कि 350-400 सीट मोदी को आ रही है। इसी में हमने दिल्ली पर भी सवाल किया कि कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी साथ आने की बातें कर रहे हैं, उससे दिल्ली में क्या होगा। आप देखिए, दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी फिर 7 की 7 सीट जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता। 2014 में भी 7 की 7 जीते थे, 2019 में भी 7 की 7 जीते थे। हमारे सर्वे में आज फिर लोगों ने कहा, 83% लोगों ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो भी जाए तब भी मोदी 7 की 7 सीटें जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए हम जागरूक वोटर्स को इनाम भी दे रहे हैं। आज देश का मूड मीटर में जिन लोगों ने वोट किया उसमें 2 लकी विनर जिनके नाम हमने शाम में अनाउंस किए थे, दीपक उत्तर प्रदेश से और शीला बिहार से। अब 2 और विनर जिनके नाम हम पाठशाला में अनाउंस करते हैं उनके बारे में बता दूं। 2 और लकी विनर हैं, सरोज दिल्ली से जिनके मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट है मोबाइल नंबर के 9686, और सुभाष जम्मू कश्मीर से जिनके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट हैं 3230। आप दोनों को भी, या आप चारों को बहुत बहुत बधाई। आप भी देश का मूड मीटर में रोज शाम 5:55 पर जरूर जुड़िए, अपनी राय बताइए, इनाम जीतिए। दिल्ली का मूड क्या है ये तो सर्वे में पता चला, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास में दिल्ली में क्या हो रहा है ये बताता हूं। आम आदमी पार्टी अचानक केजरीवाल की गिरफ्तारी का ढोल क्यों पीट रही है? दिल्ली के एलजी ने कौन सी रिपोर्ट मांगी जो केजरीवाल को परेशान कर देगी? अब इसका चर्चा। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का गठबंधन हो रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पार्टी हर दूसरे दिन नया ड्रामा कर रही है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को लेकर एक अलग ही थ्योरी लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी की नई थ्योरी, या यूं कहें कि नए प्रयोग में ईडी कहीं पिक्चर में थी ही नहीं। अब अचानक से सीबीआई की फुल फॉर्म एंट्री करा दी इन लोगों ने। आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई 2 से 3 दिन में गिरफ्तार कर लेगी, जबकि पिछले 4 महीने से आम आदमी पार्टी ढोल पीट रही थी कि ईडी अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज कैसे माहौल बनाया, फिर कुछ फैक्ट्स बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। सीबीआई के जरिए सीआरपीसी 41 के तहत इलीगल तरीके से अरेस्ट कराने का प्लान कर चुकी है। बड़ा महाषड्यंत्र रचा है, उन्होंने ये प्लान कर रखा है। हमें कई लोगों से ये पता चला, आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स तक ये मैसेज आया कि सीबीआई अगले 1 या 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस देगी। सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत नोटिस भेजा जाएगा और तुरंत, मतलब आज से 3-4 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर दिया जाएगा। कभी अंदर से इन लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग एक ही बात जो है वो बार बार हर बार रिपीट करते हैं, पब्लिक नहीं समझ रही होगी क्या? इतने दिन से ईडी कर रहे थे कि ईडी आज अरेस्ट करेगी, ईडी कल अरेस्ट करेगी, अब सीबीआई अरेस्ट कर लेगी। अरे आज ना कल कभी तो अरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद कहेंगे देखिए हम तो कह ही रहे थे कि अरेस्ट कर लेंगे। बॉस, एक बात समझना तो बहुत मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से सूत्र हैं जो उन्हें हर दूसरे दिन यह बता दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। हर दूसरे दिन ये लोग अपने सूत्र के हवाले से कोई नई कहानी गढ़ने लगते हैं। पहले कह रहे थे ईडी में उनके सूत्र हैं, अब सीबीआई में भी इनके सूत्र निकल आए हैं जो बता रहे हैं कि 3-4 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर मान भी लें इनकी बात कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है, तो यह बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता कैसे चल जाती है? मतलब हर जांच एजेंसी के अंदर आम आदमी पार्टी के सूत्र मौजूद हैं। क्या ये सूत्र सिर्फ बहाना है, असली मकसद नया ड्रामा करना है? खैर, आज आम आदमी पार्टी ने अचानक से सीबीआई का नाम लिया
तो लोग भी हैरान थे कि अभी तक तो ईडी अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी थी, सीबीआई कहां से आ गई। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता दो वजह गिना रहे हैं। पहली तो यह कि ईडी को यह पता चल गया कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना मुश्किल है। दूसरा यह कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, इससे घबराकर बीजेपी ने सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा दिया। बॉस, जब आपको यह पता है कि ईडी को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना मुश्किल है, तो अरविंद केजरीवाल चले जाएं, समन आया है, चले जाएं उसमें पूछताछ के लिए। जब क्लियर हो गया कि भैया कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, देखिएगा जाएंगे नहीं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके नेताओं को धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दो, नहीं तो केजरीवाल को सीबीआई से गिरफ्तार करवा देंगे। इधर अरविंद केजरीवाल हर दिन कोई नई थ्योरी ले आते हैं, उनके ऊपर हर दिन नई कोई मुसीबत भी आ जाती है। अब दिल्ली के एलजी ने उन्हें लेटर लिख दिया है जिसमें सीएजी की 5 रिपोर्ट बजट सत्र में विधानसभा में पेश करने के लिए कहा गया है। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली से जुड़े जरूरी फाइनेंशियल मुद्दों का ऑडिट है, इसलिए एलजी ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पेश करें। सीएजी की रिपोर्ट अगस्त 2023 से लंबित है, अगस्त 2023 से, और अब भी एलजी को कहना पड़ रहा है कि भैया विधानसभा में रखिए इसको। और ये देश में पॉलिटिक्स बदलने आए थे। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। बंगाल में कैसे फिर बवाल हुआ आज। संदेश खाली में महिलाओं ने आज गजब ही कर दिया। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख क्या बांग्लादेश भाग गया है? शाहजहां शेख का वो कच्चा चिट्ठा जो बताएगा कि पुलिस उसे क्यों 50 दिन में भी पकड़ नहीं पाई। इस वक्त पूरे देश में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली और उसके विलेन कहे जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख की चर्चा है। कलकत्ता हाईकोर्ट तक शाहजहां शेख को तुरंत सरेंडर करने के लिए कह चुका है, लेकिन शाहजहां शेख पिछले 49 दिनों से फरार है, 49 डेज। इसलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर। गुस्सा टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर उतर रहा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी ममता बनर्जी की पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रही, जबकि शाहजहां शेख ऐसे ऐसे गंभीर आरोप उस पर लगे हैं जिनके बारे में आप जानते चले जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। जैसे अब जो महिलाएं सामने आ रही हैं वो कैसे कैसे आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं को घर से उठाने का आरोप लग रहा है, उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाने का भी आरोप है, इलाके में अपने गुंडों से दहशत फैलाना, जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। इतने गंभीर आरोप इस शाहजहां शेख पर लगे हुए हैं। आज पाठशाला में बंगाल पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे शाहजहां शेख की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पहले देखिए आज संदेश खाली में बवाल क्या हुआ है। आज संदेश खाली में महिलाओं ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के भाई सिराज के घर को ही आग के हवाले कर दिया। सोचिए कितना इन लोगों में गुस्सा भर गया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस वालों के साथ झड़प भी हो गई। प्रदर्शन के दौरान गांव वालों ने एक खेल के मैदान पर भी कब्जा कर लिया। आरोप है कि इस मैदान पर शाहजहां शेख ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। संदेश खाली में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी शाहजहां शेख से मिलीभगत का आरोप लगाया। लोगों में इतना गुस्सा है कि पुलिस वालों को रोकने के लिए गांव वालों ने आग लगाकर सड़कें बंद कर दी। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब इस इलाके में शाहजहां शेख की दादागिरी चलती थी तो लोकल पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती थी। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक शाहजहां शेख का इस पूरे इलाके में इतना दबदबा है कि उसके सामने पुलिस भी कुछ नहीं करती है। शाहजहां शेख तो फरार है, लेकिन संदेश खाली में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अब उसके करीबियों पर फूट रहा है। संदेश खाली के बेद मुजूर में आज भीड़ ने टीएमसी नेता अजित मैतेई के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने टीएमसी नेता के घर को चारों तरफ से जो लगी बाड़ थी उसका बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। हमला करने वाले लोगों का आरोप है कि टीएमसी नेता अजित मैती भी लोगों की जमीन हड़पने में शाहजहां शेख का पार्टनर है और शाहजहां शेख के साथ मिला हुआ है। टीएमसी के नेता ने जब तोड़फोड़ कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल महिलाओं ने उस पर चप्पल बरसानी शुरू कर दी। जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार।
टीएमसी नेता के घर पर हुए हमले की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। एडीजी और डीआईजी समेत तमाम बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचते हुए देखा गया। खुद राज्य के डीजीपी ने लोगों को कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की चेतावनी दी। शाहजहां शेख और उसके साथियों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के साथ ही अब मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां एक पीड़ित महिला ने बताया कि किस तरह उसकी जवान बेटी को सालों पहले अगवा करके बेच दिया गया। संदेश खाली से देखिए हमारी सहयोगी पूजा की यह रिपोर्ट। एक केस सामने आया है जहां पर मानव तस्करी के जो है सबूत मिल रहे हैं। हमारे साथ जो महिला है उनकी बेटी को जो है उठा लिया गया था। दीदी, आज जो है एसटी कमीशन जो है यहाँ पर आया है, शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन यहाँ पर पहुंचा है, उनसे आपने बातचीत, आपके साथ क्या हुआ? मेरा लड़की गुम हो गई, मैं यही शिकायत करने आया कि थाने पे जब शिकायत दर्ज करने के लिए गया, मेरे शिकायत दर्ज नहीं किया। अभी मेरा सुपारिश है कि मेरे लड़की को ढूंढ के किसी भी तरह एक बार दिखाए। कब हुआ है आपके साथ ऐसा? आपकी बेटी को कब उठा लिए गए थे? 13 साल में उठा ले गई। मैंने ढूंढते 23 साल पहुंच गई। फिर मेरे लड़की का पता मिला जे वो इधर नहीं है, उसको बेच दिया बेंगलुरु में। कौन लोग थे, किस पर शक है आपका? बापा दास, शिका दास, विशाखा दास, पिंटू दास। क्या इनका कोई किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है? ये मेरे को पता नहीं कि कोई राजनीतिक दल में है कि नहीं। लेकिन आप पुलिस के पास गई थी जब आपकी बेटी को उठा लिया गया? हाँ, गई थी, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया। और आपको किसके पास भेजा गया तब जब आपने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? शिबू हजरत शेख शाहजहां उत्तम सरदार, मैंने तो नाम ही सुना था, इसके पास में पहुंच नहीं पाया। सोचिए कितने गंभीर आरोप है। महिला आरोप लगा रही है कि 17 साल की उनकी बेटी थी, उसको उठा लिया गया। 23 साल के होने तक, मतलब 6 साल, अगले 6 साल वो लड़की मिली ही नहीं। बाद में पता चला कि बेंगलुरु में बेच दी गई। मुझे तो पुराने जमाने की फिल्में याद आती हैं जिसमें इस तरह के विलेन दिखाए जाते थे कि पहुंचे और बोले कि इसको लेके आ जाओ। उस तरह के आरोप लग रहे हैं। संदेश खाली में मानव तस्करी के आरोप लगने के बाद एनआईए भी एक्शन में आ गई। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पश्चिम बंगाल पुलिस से संदेश खाली में मानव तस्करी के मामले में रिपोर्ट मांगी है। असल में एनआईए पहले से ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच में जुटी हुई और संदेश खाली भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही है। हालांकि एनआईए ने संदेश खाली मामले में फिलहाल अलग से कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता लगातार संदेश खाली मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही एनआईए संदेश खाली केस की जांच शुरू कर सकती है। जिस शाहजहां शेख को लेकर इतना बवाल है वो कहां है, ये किसी को नहीं पता। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट भी कह चुका है कि शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोप है और शाहजहां शेख तुरंत सरेंडर करें। सीपीएम तक ने शाहजहां शेख के फरार होने पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख राज्य सरकार का मेहमान बनकर पुलिस सुरक्षा में है और हो सकता है कि ममता सरकार उसका एनकाउंटर करवा दे। सीपीएम ने यह भी आरोप लगाया कि शाहजहां शेख पुलिस सुरक्षा में पुलिस गेस्ट हाउस में है, जहां शाहजहां शेख केस में ममता और अभिषेक बनर्जी के सबूतों के लिंक्स को कैसे मिटाया जाए, इसको लेकर बातचीत चल रही है। आगे सीपीएम ने कहा कि यह सारा काम पूरा होने पर बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ने की घोषणा कर सकती है। वहीं जांच एजेंसीज ने शाहजहां शेख के बॉर्डर पार कर बांग्लादेश या म्यांमार भाग जाने की आशंका जताई। हालांकि ईडी ने एक बार फिर शाहजहां शेख पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। राशन घोटाले से जुड़े केस में शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा गया है और 29 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। आज ईडी ने बंगाल में शाहजहां शेख के करीबियों के 6 ठिकानों पर छापे भी मारे। शाहजहां शेख की सियासी कुंडली भी आपको बता देता हूं कि कैसे ईंट के भट्टे का काम करते करते ये टीएमसी का इतना बड़ा नेता बन गया। साल 2000 से पहले शाहजहां शेख संदेश खाली में मछली पालन और ईंट के भट्टों पर काम करता। ईंट भट्टों पर काम करते हुए ये मजदूर यूनियन के नेता के रूप में राजनीति में आ गया। इसके बाद साल 2004 में सीपीएम में शामिल हुआ। अपने उग्र भाषणों के लिए जाने जाने वाला शाहजहां शेख साल 2012 में टीएमसी में आ गया। उस वक्त इसने टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना के जिला अध्यक्ष ज्योति प्रियो मलिक के लिए काम किया और उनका बड़ा खास बन गया।
इसके बाद शेख का टीएमसी में कद बढ़ता चला गया। इसकी वजह से 2018 में सरबेरिया अग्रघाटी ग्राम पंचायत का उसे उप प्रमुख बना दिया गया। संदेश खाली में इसे बेताज बादशाह कहा जाता है, गब्बर कहा जाता है, भाई के नाम से बुलाया जाता है। इतना इसका रौला है वहां पर। बंगाल में टीएमसी सरकार बनने के बाद किस तरह शाहजहां शेख के अच्छे दिन आए उसके बारे में भी बताता हूं। आरोप है कि शाहजहां शेख ने ममता सरकार के संरक्षण में संदेश खाली में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। संदेश खाली में सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर शाहजहां शेख की आलीशान कोठी है। शाहजहां शेख से भी आलीशान उसके भाई, दोनों छोटे भाइयों की 2 कोठियां हैं। संदेश खाली से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सरबेरिया मार्केट है, जहां शाहजहां शेख के नाम से इलाके की सबसे बड़ी सब्जी और मछली मंडी है। संदेश खाली के रास्ते में पड़ने वाले धमा खाली में शाहजहां के 2 ईंट के भट्टे हैं। ये इस इलाके के सबसे बड़े ईंट के भट्टे हैं। आसपास के लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख के ईंट के भट्टों में कम से कम 2000 कर्मचारी काम करते हैं। इतना बड़ा है। दोनों भट्टे करीब 4 एकड़ जमीन पर फैले। कहा जाता है कि शाहजहां शेख ने यह प्रॉपर्टी साल 2011 के बाद बनाई। यह वही वक्त है जब बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी की सरकार बनी और शाहजहां शेख सीपीएम से पाला बदलकर टीएमसी में आया। 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान शाहजहां शेख ने जो हलफनामा दायर किया, उसके मुताबिक शाहजहां शेख के पास 17 गाड़ियां और 14 एकड़ जमीन है। हलफनामे के मुताबिक शाहजहां शेख के पास 2.5 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी है। इसके अलावा शाहजहां शेख के बैंक अकाउंट में करीब 2 करोड़ रुपए भी जमा है। शाहजहां शेख पर यह भी आरोप है कि उसके गैरकानूनी धंधे चलाने के लिए 8 लोगों की पूरी टीम भी है। संदेश खाली के लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख के 2 सबसे खास आदमी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार हैं। ये दोनों वसूली से लेकर लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे। अभी ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में। इनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इनके अलावा गैंग में 6 और लोग हैं। शिबू और उत्तम के बाद अभिषेक सिंह का नाम आता है। इसका काम वसूली करना और कट मनी यानी कमीशन लेना है। इसके अलावा यह गैरकानूनी ढंग से पैसा जमा करने का हिसाब किताब भी देखता है। गैंग में चौथा नाम है अभिनंदन सिंह का। यह अभिषेक सिंह का भाई बताया जाता है। इसका काम लोगों को डराकर जमीन पर कब्जा करने का है। 5वां नाम देवबंधु दास का है। इसका काम पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखना है। यह गांव के लोगों पर नजर रखता है ताकि कोई भी आदमी दूसरी पार्टी में ना चला जाए। ये सारे आरोप सोचिए कितने गंभीर हैं। बाकी 2 लोगों में मधुचंद्रा मंडल और शांतनु बसु हैं। ये भी गैंग की मदद करते हैं, ये आरोप लगता है। ये भी सब पुलिस की गिरफ्त में। शाहजहां शेख पर यह सब आरोप है। जब वो पकड़ा जाएगा तो पूरा सच सामने आएगा। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिर 50 दिन, लगभग 50 दिन हो गए, इस आदमी को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, ये मिल ही नहीं रहा है। और फिर बंगाल में कहा जाता है कि पुलिस पे भरोसा रखिए। पाठशाला में अब भारत का वो राजा जिसके पास 100 साल पहले अपना प्लेन था, गले में 166 करोड़ की माला पहनने वाले रईस राजा की अनसुनी कहानी। भारत में ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जो किसी ना किसी खास वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। आजादी से पहले भारत में 562 रियासतें थी। इन रियासतों को, महाराजाओं को लेकर अजब गजब किस्से मशहूर हैं। इस लिस्ट में एक नाम है पटियाला रियासत के 7वें महाराजा भूपिंदर सिंह का। वैसे महाराजा भूपिंदर सिंह को पूरी दुनिया उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानती है, लेकिन उन्होंने कैसे अपने तेज दिमाग से क्रिकेट के मैदान पर अंग्रेजों की टीम को हरा दिया। यह वो दौर था जब क्रिकेट में अंग्रेजों को हराना नामुमकिन था, लेकिन महाराजा भूपिंदर सिंह ने इस असंभव काम को भी संभव करके दिखाया। आज पाठशाला में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की जिंदगी से जुड़े ऐसे ऐसे किस्से बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले महाराजा भूपिंदर सिंह की लैविश लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूं। महाराजा भूपिंदर सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने लिए प्लेन खरीदा था। उन्होंने साल 1901 में ब्रिटेन से प्लेन खरीदा और उसके लिए पटियाला में हवाई पट्टी बनवाई। भारत की पहली लग्जरी कार खरीदने का रिकॉर्ड भी पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के नाम दर्ज है, जिसे उन्होंने साल 1892 में फ्रांस से इंपोर्ट किया। साल 1930 तक महाराजा भूपिंदर सिंह के काफिले में एक से बढ़कर एक आलीशान कार शामिल हो चुकी थी।
जिनमें 44 रोल्स रॉयस कार भी शामिल थी और एक आलीशान कार तो उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें गिफ्ट की थी। हिटलर के इस गिफ्ट के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। साल 1992 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पटियाला के महाराजा ने 1400 पीस वाला चांदी का डिनर सेट खरीदा था। बाद में यह डिनर सेट लंदन में करीब 17 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ था। महाराजा भूपिंदर सिंह को क्रिकेट और पोलो खेलने का बहुत शौक था। पटियाला के महाराजा ने अपनी पोलो टीम के लिए दुनिया के 500 बेहतरीन नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। महाराजा भूपिंदर सिंह शानदार क्रिकेटर भी थे। साल 1911 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को लीड किया था। उनके पास दुनिया का सबसे महंगा माना जाने वाला करोड़ों का हीरो का हार भी था, जिसे आज भी दुनिया पटियाला नेकलेस के नाम से जानती है। करीब 2 साल पहले पटियाला नेकलेस एक बार फिर चर्चा में आ गया था। दरअसल 2022 में न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े फैशन शो में एक मेट गाला इवेंट हुआ। इसमें फैशन शो में दुनिया भर से आए फैशन डिजाइनर्स का ध्यान एक अमेरिकी मॉडल और यूट्यूबर के गले में पहने गए एक कीमती नेकलेस पर गया। दरअसल ये महाराजा भूपिंदर सिंह के उस पटियाला नेकलेस का हिस्सा था जो 1948 में पटियाला रियासत के शाही खजाने से चोरी हो गया था। बाद में पता चला कि अमेरिकी मॉडल ने जो नेकलेस पहना था उसमें से कीमती डायमंड्स हटाए जा चुके थे। अब महाराजा भूपिंदर सिंह के पटियाला नेकलेस की खासियत भी आपको बताता हूं। इस नेकलेस को बनाने के लिए महाराजा भूपिंदर सिंह ने साल 1889 यानी 1889 में जो डायमंड खरीदा वो दुनिया का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा डायमंड था। महाराजा की नजर इस डायमंड पर उस वक्त पड़ी जब इसे पेरिस में एक एग्जीबिशन में रखा गया था। 234 कैरेट का डी बियर्स नाम का यह डायमंड साल 1888 में दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदान में मिला था। साल 1928 में महाराजा भूपिंदर सिंह ने पेरिस की कार्टियर नाम की कंपनी को हीरों का एक हार बनाने का आदेश दिया, जिसके सेंटर में डी बियर्स डायमंड लगाया जाना था। हीरे के इस हार में प्लैटिनम चेन की 5 परतें थी, रोज थी, जिनमें 2930 डायमंड लगाए गए थे। इसके अलावा हार में कुछ और कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। इस हार की कीमत करीब 166 करोड़ रुपए है। महाराजा भूपिंदर सिंह के वक्त में क्रिकेट को अंग्रेजों का खेल माना जाता था, लेकिन पटियाला के महाराजा ने ठान लिया कि वो इस खेल में अंग्रेजों को हरा कर दिखाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक खास प्लान बनाया। शराब पीने वाले लोगों में आप जो पटियाला पेग का नाम सुनते हैं, इसे महाराजा भूपिंदर सिंह ने अंग्रेजों को हराने के लिए तैयार करवाया था। पटियाला पेग शब्द के पीछे की कहानी का जिक्र खुद महाराजा भूपिंदर सिंह के पोते और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी किताब कैप्टन अमरिंदर सिंह द पीपल्स महाराजा में किया। बात साल 1920 की है। महाराजा भूपिंदर सिंह इंग्लैंड की टीम को किसी भी तरह क्रिकेट मैच हराने पर अड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कमजोर करने की योजना बनाई और इसका इस्तेमाल तब किया जब ब्रिटिश टीम पटियाला में क्रिकेट मैच खेलने पहुंची। योजना के तहत महाराजा भूपिंदर सिंह ने मैच के एक दिन पहले शाम को इंग्लैंड की टीम को महल में दावत का न्योता दिया। इस दावत के दौरान इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों को पटियाला पैग का नाम देते हुए विस्की के बड़े बड़े पैग बनाकर सर्व कर दिए। पटियाला पैग बनाने के लिए महाराजा भूपिंदर सिंह ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। इसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन हैवी हैंगओवर की वजह से इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी महाराजा की टीम के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और हार गए। पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर की क्लास। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जिस जगह पर मिलते हैं, वहां पानी का रंग देखकर आसानी से दोनों महासागरों की सीमाओं का पता लग जाता है। यह जगह अलास्का की खाड़ी में है। हिंद महासागर का पानी पीलापन लिए हुए है, जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ, और मटमैले रंग का नजर आता है, जबकि प्रशांत महासागर का पानी जो दाहिनी तरफ दिख रहा है वो नीले रंग का है। और आप देखिए दोनों मिल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है बॉर्डर बना हुआ है। असल में ग्लेशियर पिघलने से प्रशांत महासागर में पहुंचा पानी साफ होने की वजह से नीला नजर आता है। इस पानी में खारापन कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी यानी इसका गाढ़ापन कम होता है। वहीं पहाड़ों से निकलकर नदियों से होते हुए हिंद महासागर में मिलने वाला पानी रास्ते में कई तरह के सॉल्ट मिलने की वजह से, मिट्टी वगैरह लेने की वजह से खारा और मटमैले रंग का हो जाता है। हिंद महासागर के पानी में अलग अलग सॉल्ट होने की वजह से उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। दोनों महासागरों के तापमान में भी अंतर होता है। इसी वजह से जब दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे के पास पहुंचता है तो पानी आपस में घुल नहीं पाता और यह बॉर्डर जैसी तस्वीर नजर आती है। एक तरफ एकदम पीला पानी है और एक तरफ एकदम नीला पानी।